नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। इन एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार के बाद अब सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि अगर टीएमसी प्रमुख विपक्षी गठबंधन के भीतर अधिक जिम्मेदारी लेती है तो उन्हें खुशी होगी। सुप्रिया सुले ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री गठबंधन का अभिन्न अंग है। सुप्रिया ने आगे ये भी कहा कि ममता बनर्जी निश्चित रूप से इंडी गठबंधन का अभिन्न अंग है। एक जीवंत लोकतंत्र में विपक्ष की एक बड़ी भूमिका और जिम्मेदारी होती है, इसलिए अगर वो अधिक जिम्मेदारी लेना चाहती हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। Mamta Didi is an absolute integral part of the India Alliance. She's one of the tall leaders of India. And in a vibrant democracy, there's a very big role and responsibility for the opposition. So clearly, if she wishes to take more responsibility, we'd be overjoyed. इससे पहले ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया था। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने ये कहा था कि इंडिया गठबंधन में उन्होंने राहुल गांधी पर भी सवाल उठाए थे। साथ ही ममता बनर्जी को लेकर भी समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने भी कई बातें कही थी। ममता बनर्जी के बारे में शरद पवार ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी में इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने की क्षमता है। उन्होंने जो रुख अपनाया वो आक्रामक है। उन्होंने कई लोगों को खड़ा किया। उन्हें ऐसा कहने का पूरा अधिकार है। तब इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं कुर्सी की टेंशन बढ़ गई है। इससे पहले महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने सहयोगी दल उद्धव ठाकरे की शिवसेना को सांप्रदायिक पार्टी बताते हुए उससे नाता तोड़ने की बात कही। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर सबसे बड़ी चोट की है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, जिन्होंने ये कह दिया कि इंडी गठबंधन ठीक ढंग से नहीं चल रहा है और अगर सब चाहें तो वो गठबंधन का नेतृत्व संभालने के लिए तैयार हैं। सारी लड़ाई कुर्सी की है। संसद में समाजवादी पार्टी को शिकायत यह है कि कांग्रेस ने लोकसभा की आगे की कतार की ज्यादातर कुर्सियां हड़प ली हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र की चुनावी हारों के बाद इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। हर तरफ से बागी सुर फूटने लगे हैं। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने तो पहले ही गठबंधन से दूरी बना रखी है, चाहे वो अदानी मुद्दे पर कांग्रेस का विरोध हो या फिर संसद में खलल डालने की बात पर। लेकिन अब एक बंगाली समाचार न्यूज चैनल 10 बांग्ला को दिए एक इंटरव्यू में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने पारा और चढ़ा दिया है। कांग्रेस और राहुल गांधी का बिना नाम लिए हुए उन्होंने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर गठबंधन के लोग चाहें तो वो उसके नेतृत्व के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी ने कहा, मैंने इंडिया गठबंधन बनाया था, अब इसे प्रबंधित करना मोर्चे का नेतृत्व करने वालों का काम है। अगर वो ये नहीं कर सकते तो मैं क्या करूं? मैं बस यही कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत है। अगर मौका दिया गया तो मैं इसका सही संचालन सुनिश्चित करूंगी। मैं बंगाल से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन मैं इसे संचालित कर सकती हूं। यानी ममता बनर्जी खुले तौर पर कह रही हैं कि उन्होंने जिस गठबंधन को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, अब वो चाहती हैं कि उसकी कमान भी उसे मिल जाए ताकि विपक्ष को मजबूती के साथ सही राह पर ले चलें। सवाल ये है कि उनके इस सुर में और कितने विपक्षी दल सुर मिलाते हैं। वैसे ममता बनर्जी अकेली नहीं है जो कांग्रेस और राहुल गांधी के रुख से नाराज हैं। लोकसभा में विपक्ष के सदस्य कहां बैठेंगे, इस बात को लेकर अखिलेश यादव की पार्टी भी खुश नहीं है। उसे लग रहा है कि कांग्रेस ने विपक्ष के पाले में आगे की ज्यादातर सीटों पर कब्जा कर लिया है। फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद जो आगे के कतार में बैठते थे, उन्हें पीछे भेज दिया गया है। और भले खुद अवधेश प्रसाद ये बात खुलकर न कह रहे हों, पर समाजवादी पार्टी को ये काफी अखर रहा है। माननीय अखिलेश जी का मेरे प्रति अगाध सम्मान है। विधानसभा में आप देखे होंगे कि वो अपने साथ बगल में बैठाते थे अगली कतार में, तो वही परंपरा, वही शुरुआत, वही लगाव वहां भी दिखाई पड़ा और आज भी है। सीट में एक ही वो आगे बैठ के हम लगी हुई सीट से बैठ रहे हैं, तो मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी इस बात पर भी खफा है कि इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष ने चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस सफाई दे रही है कि पहले हुए समझौते के मुताबिक हर 28 सांसदों पर
एक आगे की सीट मिलनी तय हुई थी, इसलिए एसपी को 37 सांसदों के लिए एक ही सीट मिली। फॉर्मूला जो भी हो, इंडिया गठबंधन के सदस्य नाराज हैं और अब तो समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हुए महाविकास आघाड़ी से अलग होने की बात कही है। लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के उथल पुथल भरे दिन आने वाले हैं। तो इंडिया गठबंधन में कुर्सी की टेंशन के चलते अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। 4 बड़े सवाल ये हैं कि क्या फिर से बिखर रहा है विपक्ष। दूसरा बड़ा सवाल इसी को लेकर कि क्या ममता बनर्जी बचा पाएंगी विपक्ष की एकजुटता। तीसरा बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस को मंजूर होगा ममता का नेतृत्व। और चौथा बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस का रवैया मजबूत विपक्ष की राह में बड़ी बाधा है। इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पारस दामा हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़ रहे हैं, साथ ही राजीव रंजन दिल्ली से और रणवीर सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले पारस, मैं आपके पास आऊंगी। लगता है कि कुर्सी का खेला शुरू हो चुका है इंडिया ब्लॉक में। मुंबई में क्या सूर आप देख रहे हैं? बिल्कुल आरजू, जिस तरीके से राजनीति पूरे देश में बदल रही है, जिस हिसाब से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी हम इंडिया ब्लॉक भी कहते हैं, उनके जिस हिसाब से हार हुई, उसके बाद जिस तरीके से अलग थलग पड़ी हुई एमवीए है, इंडिया ब्लॉक है, उसको देखकर बहुत सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं। कल ही महाविकास आघाड़ी से समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं अबू आजमी, उन्होंने कन्नी काट ली और एमवीए से अलग हो गए। इंडिया यहाँ महाराष्ट्र में एमवीए से अलग हो गए। ऐसे में अब जिस तरीके से शरद पवार, जो कि भारत की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, उन्होंने ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए ये बात कही है कि अगर उनको मौका मिलता है तो वो बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कर सकती हैं। सुप्रिया सुले ने भी इस बात का जो है वो कहा है। ऐसे में जिस तरीके से राजनीति चल रही है वो बेहद ही पेचीदा होती जा रही है और इंडिया ब्लॉक कौन संभालेगा उस पर एक प्रश्न चिन्ह उठना शुरू हो चुका है, क्योंकि लगातार जो है वो विपक्ष जो है, जो सामने है भारतीय जनता पार्टी हो या बाकी की पार्टियां हो, भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी पार्टियां हो, वो लगातार जो है सवाल उठा रही हैं। इस तरीके की जब चीज़ें सामने आती हैं तो ऐसे में अब जो आपने कहा आरजू, वो सही कहा कि खेला अब शुरू हो गया है और पूर्ण तरीके से इंडिया ब्लॉक को अब ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर कांग्रेस को ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनका नेतृत्व किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल राजीव, आपके पास आऊंगी। दिल्ली में क्या चल रहा है ये समझ में आ रहा है कि संसद भवन में भी कुछ कुर्सियों का खेला है। पता चल रहा है कि कांग्रेस पूरी कतार लेकर बैठी है। इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है, न केवल कुर्सियों का खेला है बल्कि विपक्ष जो है खासतौर पे कांग्रेस पर सवाल खड़ा कर रहा है कि आप कोई भी नीति निर्धारण करते हैं तो आप हमको ऑन बोर्ड नहीं लेते हैं, यानी आप हमसे सलाह मशवरा नहीं करते हैं। यही वजह है कि देश के एक औद्योगिक समूह के खिलाफ जिस तरह से कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, टीएमसी और सपा जो है कांग्रेस से बिल्कुल अलग है। उनका ये कहना है कि हमारे पास जो बेसिक मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे, हम उन मुद्दे को उठाएंगे और अब इस तरफ से पार्लियामेंट को आप रक्स नहीं कर सकते हैं, एक हंगामा में नहीं बदल सकते हैं। कुर्सी को लेकर भी बात करें कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी को पहल करनी चाहिए, वो पहल नहीं किया जाएगा। ये संसद का तीसरा सत्र 18वीं लोकसभा का। इससे पहले अगर 2 सत्र की बात करें तो राहुल गांधी बैठते थे, अखिलेश यादव बैठते थे और उसके बगल में जो अवधेश प्रसाद को बैठाया जाता था। पूरे विपक्ष को लगता था कि अयोध्या में जो समाजवादी पार्टी का अवधेश प्रसाद को जीत मिली है एक ट्रॉफी की तरह है। खुद अपने भाषणों में जब बीजेपी पर हमला करना होता तो अवधेश प्रसाद को इशारा करते थे। लेकिन इस मामले को लेकर जिस तरह से कांग्रेस का जो रुख रहा है, रुख रहने के बाद भी देखा जाए तो ये जो अखिलेश से न केवल सलाह मशवरा किया गया, किसी बात की कोई जानकारी भी नहीं दी गई। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी जो है स्पीकर से बाकायदा वो लोग मिले हैं और मांग किया कि अखिलेश ये जो अवधेश प्रसाद जो है उनको पहले रो में जो है स्पीकर के बाईं तरफ जो है उनको जगह दिया जाए। बहुत वरिष्ठ है वो, 9 दफा विधायक रह चुके हैं, 6 दफा मंत्री रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी के एक बड़ा चेहरा है। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का क्या रुख नजर आ रहा है ये हमारे सहयोगी रणवीर सिंह हमें बताएंगे। रणवीर, इस वक्त लखनऊ में क्या चल रहा है? लगातार हम नए बयान वहां से सुन रहे हैं इंडिया ब्लॉक को लेकर। चुनाव से पहले
जो इंडिया अलायंस बना था, तभी से तनातनी शुरू हो गई थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, क्योंकि सीटें कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में नहीं दी। उसके बाद कई चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में मिलकर जरूर लड़े, लेकिन उसके बाद आप देखिए जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह तनातनी दिखाई दी। ऐसे में समाजवादी पार्टी खुलकर एक आरोप लगाती है कि कांग्रेस जहां खुद मजबूत है वहां अपने सहयोगियों को वो कुछ नहीं समझती है, लेकिन जहां वो कमजोर है वहां ज्यादा से ज्यादा हिस्सा चाहती है। उदाहरण उत्तर प्रदेश है, जहां पे कांग्रेस का अस्तित्व बहुत कमजोर है, लेकिन बावजूद उसके लोकसभा चुनाव में 17 सीटें समाजवादी पार्टी ने दे दी। लेकिन जब बात मध्य प्रदेश की आई, हरियाणा की आई, कश्मीर, महाराष्ट्र की आई, तो समाजवादी पार्टी को हिस्सा नहीं मिला। लेकिन जो चल रहा है उसको अगर हम दो लिहाज से देखें तो विपक्ष की रणनीति ये हो सकती है कि 2024 में जो बड़े चुनाव थे, लोकसभा का चुनाव, कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव, ये सब बीत चुका है। आने वाले दिनों में दो बड़े चुनाव होने हैं, दिल्ली और बिहार, जो कि 2025 में होंगे। तो विपक्ष के पास ये बहुत सही मौका है। इस वक्त विपक्ष को एकजुट होना है या बिखरना है, वो रणनीति अभी तय हो सकती है। और दूसरे लिहाज से अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी, जो कि अपने आप को दूसरी बड़ी पार्टी होने के बाद ये मानती है कि सबसे बड़ी देश की पार्टी है, वो विपक्ष के दलों को कितनी स्वीकार्य है? क्या विपक्ष में कांग्रेस के अलावा कोई और नेतृत्व कर सकता है? क्या ममता बनर्जी उसकी अगुवाई कर सकती है इंडिया अलायंस की? क्योंकि समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ लोकसभा में तीसरी बड़ी पार्टी है देश की। तो समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी, ये दो ऐसे दल हैं जो कि कांग्रेस पार्टी को जानते हैं कि इस वक्त अगर दबाव में लाए तो इंडिया अलायंस जो बड़े चुनाव आने वाले हैं, 26 में बंगाल का चुनाव है, 27 में यूपी का चुनाव है, उससे पहले मजबूत तरीके से आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस नहीं मानती है तो ये बिखर भी सकता है, और एक तीसरा मोर्चे का भी अगर गठन किया जाए तो उसकी भी तैयारी के लिए पर्याप्त समय है। और शायद यही वजह है कि इस टाइम को देख करके जो इंडिया अलायंस में कांग्रेस के सामने खड़े दल हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये दोनों ही दल इस वक्त कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कांग्रेस अपनी वो जिद छोड़ दे कि जहां वो मजबूत है वहां अपने सहयोगियों को कुछ नहीं समझेगी, और जहां कमजोर है वहां अपने सहयोगियों से ज्यादा हिस्सेदारी चाहेगी। तो एक रणनीति तय हो जाए, एक लाइन तय हो जाए, एक स्ट्रेटजी तय हो जाए। शायद इसी वजह से विपक्ष ने ये रणनीति अपनाई है कि इस वक्त जब कोई बड़ा चुनाव दिल्ली में है भी, तो वहां आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में इस वक्त कोई इस तरह का बड़ा चुनाव नहीं है, और इसीलिए अगर मतभेद होता भी है तो एक लाइन सेट हो सकती है, और शायद यही रणनीति सपा और तृणमूल कांग्रेस अपना रहे हैं। और तृणमूल कांग्रेस और सपा की बात करें तो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के रिश्ते जो हैं ये बहुत अच्छे हैं। अगर तुलना करें राहुल गांधी या गांधी परिवार से अखिलेश यादव के रिश्तों की, तो ऐसे में अखिलेश और ममता बनर्जी मिल करके अगर कांग्रेस पे दबाव बनाते हैं तो इंडिया अलायंस को फायदा भी हो सकता है और इंडिया अलायंस बिखर भी सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका रणवीर, पारस और राजीव हमारे साथ इस चर्चा के लिए, शुक्रिया आपका। हाँ, तो आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में अभी कुर्सी का खेला चल रहा है, इसी को लेकर तनातनी बनी हुई है। लगातार नए नए बयान इंडिया ब्लॉक के नेताओं के सामने आ रहे हैं और कुर्सी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर भी। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर आशा मिर्गे, प्रवक्ता हैं एनसीपी शरद पवार गुट की, अमिताभ तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हैं, और दीपक रंजन, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले अमिताभ जी, आपके पास में आऊंगी, क्या लगता है इंडिया ब्लॉक अब धीरे धीरे बिखर रहा है या फिर सिर्फ कुर्सी का खेला है? दो ब्लॉक्स हैं इंडिया ब्लॉक में, दो ब्लॉक है, एक है कांग्रेस पार्टी और एक है रीजनल पार्टीज का ब्लॉक है। जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं लार्जली कांग्रेस के एक्सपेंस पे मजबूत हुई हैं। तो इंडिया ब्लॉक में एक इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है, चाहे टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, इन सब ने कांग्रेस का ही वोट शेयर कहीं ना कहीं एससी एसटी माइनॉरिटीज का लिया है और बढ़े। अब इसमें समानता क्या है? ये कोई आइडियोलॉजिकल ब्लॉक नहीं है, ये जो एक वन मेन प्लैंक है, ये एंटी बीजेपी एक ब्लॉक है कि भाई बीजेपी को कैसे सत्ता से बाहर रखा जाए। तो क्योंकि आइडियोलॉजिकल ब्लॉक नहीं है, यहाँ पर कोई एक सूत्र नहीं है जो इंडिया ब्लॉक को बांधता है, सिर्फ इसके कि ये बीजेपी को किसी न किसी तरीके से हराना चाहते हैं। अब कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले भी लीडर नहीं थी इंडिया ब्लॉक की। समाजवादी पार्टी, डीएमके, ममता बनर्जी ने साफ साफ सपोर्ट नहीं किया था कांग्रेस पार्टी को। अब कांग्रेस पार्टी क्योंकि 99 लोकसभा सीटें जीत गई थी तो एक लीडर के रूप में उभरने लगी थी। लेकिन जो 4 विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें 2 चुनावों में क्षेत्रीय दलों ने भाजपा को हराया, लेकिन 2 चुनावों में जहां पर लार्जली कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला था, वहां पर कांग्रेस पार्टी हार गई। तो कहीं ना कहीं अब एक क्वेश्चन मार्क उठ जाता है कि कांग्रेस पार्टी क्या लीड कर सकती है इंडिया ब्लॉक को, या क्षेत्रीय दल
जो बार बार लगातार भाजपा को हराने में कामयाब हुए हैं, क्या जो इसकी लीडरशिप है वो एक क्षेत्रीय दल को दे दी जाए, उसी के बारे में ये सारा जो है वो डिस्कशंस हो रहा है। और चुनाव भी आने वाले हैं जैसा आपने कहा। तो अब बंगाल में चुनाव आने वाला है, वहां पर कांग्रेस और टीएमसी का अलायंस मुझे नहीं लगता कि होने वाला है। दिल्ली में चुनाव है, वहां पर अलायंस नहीं हो रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस ना हो, जिस तरह की बातें चल रही है, क्योंकि रीजनल पार्टीज को लगता है कि कांग्रेस सीटें तो ज्यादा ले लेती है लेकिन उसकी स्ट्राइक रेट सबसे कम होती है, जिससे जो इंडिया ब्लॉक है उसका परफॉर्मेंस जो है वो नीचे हो जाता है कहीं ना कहीं। यही वजह है, ये जानेंगे हम आशा जी से। आशा जी, क्या हो गया? पहले कांग्रेस पर इतना भरोसा जताया, उनके नेता को इंडिया ब्लॉक का नेता बताया गया और अब सब कन्नी काट रहे हैं। काटने का सवाल नहीं है, ये अभी जो दादा बोले वो बराबर है कि एंटी बीजेपी ऐसा ये ग्रुप है जिसमें दो ग्रुप है। एक कांग्रेस जो पूरा भारत में फैली हुई है और एक रीजनल पार्टियां, लेकिन अपने अपने खेमे में, अपने अपने राज्य में वो एकदम ताकतवर है। और हर पार्टी में अच्छे नेता, जैसे ममता बनर्जी जी का भी नाम आ रहा है, अबू आजमी जी भी है, अपने हमारे शरद पवार जी भी है, ये एक्सपीरियंस्ड नेता है। इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस में कोई एक्सपीरियंस नेता नहीं है, लेकिन जब हम सोचते हैं कि बीजेपी को दूर रखना है तो क्यों? ये सांप्रदायिकता का जो धर्म धर्म में झगड़ा, जात जात में झगड़ा, हिंदू धर्म का पोलराइजेशन, और आप सोचते होंगे या आपने देखा होगा कि अब तक सरकार कांग्रेस की थी या जनता पार्टी की थी, अभी मोदी की सरकार आई है। ये जो हुकुमशाही चल रही है, महाराष्ट्र में किसकी सरकार? तो फडणवीस की सरकार, बराबर। राज्य में, अपने भारत में किसकी सरकार? तो मोदी जी की सरकार। हमारे इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। जब विपक्ष ताकतवर रहेगा तो ही तो रूलिंग पार्टी अच्छी रहेगी, कोई भी हो। अब रूलिंग पार्टी हर लेवल पे, चाहे किसान हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, महिला सुरक्षा हो या कर्मचारी हो, न कोई काला धन आया, न स्मार्ट सिटी बने, न 2 करोड़ रोजगार मिले, जो भी बोले कुछ भी उन्होंने सही किया नहीं। आशा जी, आपका कहने का मतलब ये है कि विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन क्या आप भी ये सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से विपक्ष कमजोर हो रहा है? दीपक जी, आप क्या कहेंगे? दीपक रंजन, मैं ये कहूंगी कि विपक्ष मजबूत होने के लिए एक्सपीरियंस और कोई अच्छा अगर इसमें नेतृत्व करने के लिए आए तो क्या प्रॉब्लम है? वी आर डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी जिंदा रहनी चाहिए, भारत रहना चाहिए। इंडिया को बेच रखे खा रहे हैं ये लोग। तो जिसने, जैसे ममता जी ने अपनी राज्य में 2 बार धोबी पछाड़ दिया है इन सांप्रदायिक लोगों को सेक्युलरिज्म के नाम पे, तो वो अगर नेता बने तो क्या प्रॉब्लम है? दीपक जी, क्या लगता है? आशा जी जो कह रही हैं उनका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि विपक्ष राहुल गांधी की वजह से कमजोर हो रहा है। आपका क्या मानना है? देखिए आरजू, अगर परिवर्तन ही देखिए संसार का नियम है, और अगर परिवर्तन किसी अच्छे कॉज के लिए या किसी एकजुटता के लिए अगर परिवर्तन हो रहा है तो हमें इसमें कोई बुराई नहीं नजर आ रही। और हम समझते हैं, देखिए बात बार बार कांग्रेस की हो रही, कांग्रेस भी हमारा साथ देगी, कांग्रेस भी इस चीज को मानेगी। देखिए अभी जो हालिया परिणाम आया, चाहे महाराष्ट्र का परिणाम आया हो या हरियाणा का परिणाम आया हो, बिल्कुल आशा जी ने बिल्कुल सही कहा कि जहां पर कांग्रेस फ्रंट लाइनर रहती है वहां पर देखिए हमने हरियाणा में हमने सिर्फ 2 सीटें मांगी थी और आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें वहां पर मांगी थी, लेकिन ना हमें 2 सीट मिली, ना हमें 3 सीट, ना आम आदमी पार्टी को 3 सीट मिली वहां पे। लेकिन उसके बावजूद देखिए वहां पे सरकार नहीं बन पाई ना। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी 12 सीटें मांग रही थी, लेकिन वहां पे समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली। उसके बावजूद भी मेरा स्ट्राइक रेट 100% रहा, हम 2 की 2 सीटें जीतने का हमने काम किया। तो मैं समझता हूं कि आदरणीय ममता बनर्जी जी एक्सपीरियंस है, उनको अनुभव है, कई बार के मुख्यमंत्री नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, सेंट्रल मिनिस्टर नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अगर परिवर्तन करके एकजुटता आ रही तो मुझे इसमें कोई गुरेज या मुझे उसमें कोई परहेज नजर नहीं आ रहा है। और ममता जी का एक्सपीरियंस हम लोगों को काम आएगा। और आदरणीय शरद दादा ने जब उनका नाम प्रपोज किया है तो निश्चित रूप से बहुत कुछ सोच समझ करके उन्होंने कहा होगा, ऐसा नहीं। और फिर शरद पवार जी की का एक्सपीरियंस, आदरणीय ममता जी का एक्सपीरियंस, और देखिए समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का रथ रोक दिया था। इसी वजह से वो संख्या बल जो है उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार उनकी नहीं बन पाई। वो संख्या बल से हमें लगता है कि 303 थी और 240 पर आकर के रुक गए वो। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी तो लगातार लड़ रही हैं हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी से। तो अगर ममता बनर्जी जी को और अगर अच्छे उसके लिए अच्छे परिणाम के लिए अगर हम लोग एकजुट हो रहे हैं
और बिल्कुल आशा जी ने बिल्कुल सही कहा। देखिए हमारे वहाँ ये अलायंस जो है ये डेमोक्रेटिक अलायंस है। यहाँ पर हर आदमी को कहने का हक है, हर आदमी कुछ ना कुछ कह सकता है। जो इनका एनडीए अलायंस आप बता दीजिए। बिल्कुल दीपक जी, हर आदमी को कहने का हक है, लेकिन सवाल इसलिए है और चर्चा भी यहाँ पर इसीलिए हो रही है क्योंकि इंटरनल बैठक करने की बजाय आप लोगों ने बयानबाजी शुरू कर दी और राहुल गांधी पर और लगातार इंडिया अलायंस के नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी की तरफ से जो बयान दिया गया वो भी नेतृत्व पर ही सवाल उठा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त बहुत कम है दीपक जी हमारे पास।